तो चलिए बच्चों, अब सदिशों का गुणन करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मैंने आपको अभी तक जोड़ने घटाने सिखा दिया आपको, अब सदिशों को गुणा कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन सीखनी है। देखो, अगर आप दो सदिश को जोड़ेंगे, मतलब दो वेक्टर्स को जोड़ें या घटाएं, तो उसका आंसर वेक्टर ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप दो वेक्टर्स को गुणा करेंगे तो इसका उत्तर दो होता है, एक स्केलर और एक वेक्टर, मतलब अदिश एवं सदिश। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि गुणा करने के दो नियम होंगे। एक ऐसा गुणा करेंगे कि अदिश गुणन होगा और एक ऐसा गुणा करेंगे कि सदिश गुणन होगा, ठीक है। तो ये बात महत्वपूर्ण थी, तो मैं इसको हटा देता हूँ। वैसे समझाने के लिए मैंने बताया कि दो वेक्टर को अगर आप जोड़ेंगे तो वेक्टर ही आएगा, लेकिन दो वेक्टर को अगर गुणा करेंगे तो वो वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है। तो ये तो दो प्रकार के गुणन हो गए। तो पहला प्रकार शुरू करते हैं। तो पहला प्रकार स्केलर प्रोडक्ट, जिसको बोलेंगे अदिश गुणन, ठीक है, अदिश गुणन। अब स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो है डॉट प्रोडक्ट। इसको डॉट भी बोलते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट मतलब अगर आप ए को गुणा कर रहे हैं तो ऐसे भी गुणा करते थे और ऐसे भी गुणा कर देते थे, याद है आपको। तो अगर ये सदिश है ना, तो इन दोनों का दो अलग अलग मीनिंग होगा। अगर ये अदिश होता, स्केलर होता, तो इनका एक ही मतलब होता है, लेकिन वेक्टर में दो अलग अलग मीनिंग है। तो देखिए क्या है, देखिए अगर ये एक बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और इनके मध्य कोण थीटा है, तो डॉट प्रोडक्ट ये कहता है कि ए को बी के साथ अगर आप डॉट करेंगे तो इसकी परिभाषा है ए का मैग्नीट्यूड को गुणा कीजिए बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर कॉस थीटा लगा दीजिए। समझ में आया? ऐसे, ठीक है, इस प्रकार। तो परिभाषा क्या है डॉट का? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये इसकी परिभाषा हो गई, ठीक। अब सुनिए, अब कॉस थीटा के मान से आप ये निर्देशित करेंगे, ये निर्धारित करेंगे कि इसका मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो हमेशा ही धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कॉस थीटा का मान बदलता रहता है, सही है। तो मैं यहीं पर ही बता देता हूँ आपको कि अगर थीटा का मान 90 से कम है तो न्यून कोण है, अक्यूट एंगल है, तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, धनात्मक आएगा। अगर इसका मान 90 से बड़ा है तो इसका मान ऋणात्मक आएगा, और अगर 90 ही है तो क्या होगा? कॉस 90 का मान क्या होता है? कॉस 90 तो 0 हो जाता है। इसका मतलब दो सदिश अगर आपस में लंबवत हैं तो उसका डॉट का मान 0 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट का मान 0 हो जाएगा, सही है। चलो, तो स्केलर प्रोडक्ट के बारे में ये सीखा हमने, और बातें करते हैं, थोड़ा और बातें कर लेते हैं। देखिए, पहली चीज कि ए डॉट बी ये होता है, सही है। यहाँ से कॉस थीटा का मान आप क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा का मान होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। तो यहाँ से लिखेंगे ए डॉट बी बटा मॉड ए मॉड बी। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप दो सदिश के मध्य कोण बताएं, तो कोण निकालने का सूत्र क्या लगाएंगे आप? ए डॉट बी
बटे मॉड ए मॉड बी। मॉड का मतलब समझ में आता है ना आपको, इसका परिमाण है। और वो कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता रखा है, रूट के अंदर उसका वर्ग करके जोड़ दीजिए आप। ठीक है जी, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर i को i के साथ डॉट कीजिए तो इसका क्या उत्तर होगा। i का मतलब बताया था मैंने आपको, x के दिशा में जो सदिश होगी उसको i बोलेंगे। तो i को i के साथ डॉट करेंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ i। तो मॉड ऑफ i 1 होता है, मॉड ऑफ i 1 होता है cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों ही सदिश एक ही दिशा में है तो उनके मध्य कोण 0 डिग्री होगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 1। तो इसका मतलब j और j का भी वही होगा और k का भी वही होगा। लेकिन अगर मैं i और j को कर दूं तो i और j के मध्य कोण क्या बनेगा, i इधर है तो j ऊपर होगा, उनके मध्य कोण 90 डिग्री बनेगा। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह से j को k के साथ करोगे तो वो 0 हो जाएगा, और i को k के साथ भी करोगे तो भी वो 0 बनेगा, 0 है ये। सही है। तो इसका मतलब अगर मैं a सदिश इस तरह देता, कंपोनेंट में, घटक में देता आपको, तो ax ay az और b ऐसे देता, bx by bz k क्या। तो बताओ a डॉट b कैसे लिखोगे, a डॉट b कैसे लिखोगे बोलो। a डॉट b i को इनसे करोगे गुणा, फिर j को इन तीनों से, फिर k को इन तीनों से, ऐसे ही करोगे। तो जब आप i को इसके साथ करोगे तो इन दोनों के मध्य कोण 0 डिग्री है। तो ठीक है, इसका उत्तर हो गया ax bx। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं लिखोगे, i j कुछ नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि मॉड a cos थीटा हो गया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी दिशा नहीं है इसीलिए ये क्या बन गया, ये स्केलर बन गया, मतलब अदिश बन गया ये। ठीक है, इसकी कोई दिशा नहीं है। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके निकालोगे, गुणा करके निकालोगे, उनकी उसकी कोई दिशा नहीं होगी, वो एक अदिश होगी। सही है, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होना कि इसका दिशा किधर है, नहीं, कोई दिशा नहीं है, क्योंकि ये अदिश ही है। ठीक है, अब जब इसको i को j से गुणा करोगे तो वो 0 हो जाएगा, फिर i को k से करोगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये i इन दोनों से 0 हो गया, तो j भी इन दोनों से 0 हो जाएगा, k भी इन दोनों से 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ j वाला j से गुणा होगा, k वाला k से गुणा होगा, i वाला i के साथ गुणा होगा। ठीक है, तो ay by प्लस az bz। ठीक है, ये हो गया इसका सूत्र। गुड, ठीक है, अगले भाग पे पहुंचते हैं, नंबर 3। नंबर 3 इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, इसको आपको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं आपको तीसरा भाग की तरफ लेके चलता हूँ। चलिए तीसरा पॉइंट की तरफ। अगर मैं ये लिखता कंपोनेंट ऑफ बी along A, ये लिखता, मतलब B का घटक A के अनुदिश मतलब A के दिशा में B का घटक। ठीक है, A का B के अनुदिश घटक, मतलब B एक सदिश है, उसका घटक A के दिशा में आपको लिखना है। तो मैंने आपको जस्ट पिछले लेक्चर में सिखाया कि कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का कैसे लेते हैं, घटक कैसे लेते हैं। जो भी कोण दिखे उसके मध्य जो कोण है उससे cos थीटा लगा के लिख दो। तो ये B है, ये A है, ये थीटा है,
तो मैं बोलना चाहता हूं कि b का कंपोनेंट a के दिशा में लिखो, तो क्या करोगे आप? इसका उत्तर हो जाएगा क्या? बोलो, b cos थीटा, यही हो जाएगा। मतलब इस सवाल का जवाब क्या है? b cos थीटा। अब ये b cos थीटा यहां से निकालोगे तो क्या आएगा? देखना, इस b को ले जाओ यहां पर, तो b cos थीटा क्या होगा? b cos थीटा बराबर, यहां से लिखो क्या होगा, देखो जल्दी से, a सदिश डॉट b सदिश भाग a का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब बताइए इसको क्या लिख सकते हो? a सदिश को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दिए हो, वो तो यूनिट वेक्टर हो गया। इसका मतलब b cos थीटा को क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a। कैसे लिखेंगे? जिसके अलोंग है उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो a, तो इसको आप b को भी पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, b डॉट a कैप। तो ये एक सूत्र है, इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, सूत्र को याद रखना है। कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a मतलब a के अनुदिश b का घटक। अगर मैं आपसे पूछता, अगर मैं ये पूछता कि कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b, कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b, तो क्या होता बताओ? a का कंपोनेंट b के दिशा में, तो जिसके दिशा में है, जिसके दिशा में है उसका आपको यूनिट वेक्टर लेना है, और जिसका निकालना है उसका कंप्लीट वेक्टर लेना है। सिंपल। ठीक है ना, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना कि कभी भी कंपोनेंट पूछा जाए, घटक पूछा जाए, तो घटक निकालने के लिए आपको क्या करना है? उसके इकाई सदिश से उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। मैं आप क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, अपने आप ही समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब इसमें एक और पॉइंट है जो समझाना है, इसको आप लिख लीजिए कंप्लीट, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा था। हाँ, तो लिख लिया होगा आपने। अब मैं बताता हूँ कि इसी बात को बताने का एक और तरीका है जो भी आपको पता होना चाहिए, और वो ये है कि अगर मैं इस b सदिश का प्रक्षेप a सदिश के दिशा में ले लूँ, मतलब ऊपर से अगर मैं प्रकाश डालूँ तो इसकी परछाई इस पर ऐसे गिरेगी, ऐसे। ठीक है, इस तरह से गिरेगी, तो यही वाला तो होगा, है ना? तो b का प्रक्षेप, b का प्रक्षेप, प्रक्षेप a पर, ठीक है, b का प्रक्षेप b का a पर प्रक्षेप। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, ऑन a वेक्टर। तो अगर ये कभी लिखा जाए तो आप क्या समझोगे? कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a। ठीक है, तो सेम बात है, दोनों एक ही बात है, तो उसको कैसे लिखोगे? b डॉट a कैप। ठीक है, अब कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इस जगह पर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुँच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें, और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। कि चाहे आप a डॉट बी लिखें या b डॉट a लिखें, दोनों एक ही बात है। ठीक, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव।
मतलब क्रम विनिमय, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है। अच्छा, और दूसरी बात, यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि कभी भी अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिखा हो तो उसको कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर को अपने ही वेक्टर के साथ डॉट कर दो तो वो उसका वर्ग हो जाएगा। वर्ग निकालने के लिए क्या करना होगा, उसको उसी से डॉट ले लो। समझ में आया? तो ये है डॉट के सारे नियम। मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, तब आपको समझ में आएगी बातें जो जो मैं कह रहा हूँ आपको। इसको लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है, यदि ए सदिश इस तरह से है, बी सदिश इस तरह से, इसमें ये वाला हिस्सा नहीं पता हमें, ठीक है। लेकिन एक जानकारी है, यदि ए बी के लंबवत है, यदि ए बी के लंबवत है तो स्मॉल बी का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो ए परपेंडिकुलर टू बी है, ए परपेंडिकुलर टू बी है, तो आपको बी का मान ज्ञात करना है। तो बताओ ए डॉट बी का मान क्या होगा, बताओ। अगर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी का मान 0 होगा। फिर मैंने बताया कि आई आई से ही होगा, जे जे से होगा, के से होगा। तो आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस बी इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो ये 2 है और ये -9 है, तो 2 में से -9 गया तो -7 प्लस 2b है ना। तो b का मान क्या हो गया, 7/2 मतलब 3.5। ये हो गया b का मान, सही है। a डॉट बी 2 9 में से 2 गया -7, तो ठीक है उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करते हैं। अब इस सवाल को देखो, इसको लिख लेना बाद में। a का मान दिया है, b का मान दिया है। सवाल क्या है, a का b के अनुदिश घटक ज्ञात करें। मतलब कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b, ये ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जिसके अलोंग होता है उसका आपको यूनिट वेक्टर लेना होता है और उसके साथ डॉट कर देना होता है ना। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो जिसके अलोंग लेके जाना है उसकी यूनिट वेक्टर लोगे और उसके साथ डॉट करोगे, सही है। चलो तो ए को ऐसे रख दो, 3i प्लस 4j। अब बी को कैसे रखोगे, बी कैप है ये, तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 1, तो 1 1 का स्क्वायर हो गया, तो ये क्या बन जाएगा √2। तो बस अब आई के साथ गुणा कर लियो, तो 3 गुणे 1 3 हो गया, 4 को 1 से गुणा करो 4 हो गया, और नीचे क्या रह गया केवल √2। तो उत्तर है 7/√2। बस सही है, आसान है। और एक क्वेश्चन का करते हैं। मैंने 2 सदिश दिया आपको और उनके मध्य कोण ज्ञात कीजिए आप, ठीक है, उसको ट्राई कीजिए। इसको तब तक आप लिख लो, ठीक है। चलो फिर लिखो इस सवाल को। a का मान है 3 4 और b का मान है 5 12, ठीक है। तो फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। किन्हीं 2 सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। एंगल बिटवीन a एंड b कैसे निकालें, मैंने क्या सिखा रखा आपको, cos थीटा बराबर a डॉट b डिवाइडेड बाई मॉड a मॉड b, यही होता है कोण। तो a डॉट b कैसे करें, a को b से डॉट करना है, तो 3 गुना 5
प्लस 4 गुना 12 बटे रूट अंडर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर गुना रूट अंडर 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। सही है। ये कितना हो गया, 5 तिया 15 प्लस 12 चौका 48 बटे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 16 25, रूट 25 कितना हो गया 5, और ये कितना 25 और 144 169 का रूट 13। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, इसका उत्तर 56। 5 तिया 15 12 चौका 48, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 और 5, 8 5 13, 4 1 5 और 1 6 और 13 5 65। ठीक है, अब आपको मान ज्ञात करना था थीटा का, तो थीटा मैंने आपको बताया, जिसका मान आपको नहीं पता उसको ऐसे लिखते हैं 63/65 का कॉस इनवर्स, ये एक तरीका है। ठीक है ना, तो किसी भी दो सदिश के मध्य कोण ऐसे ज्ञात करेंगे। एक बात और बता देता हूं आपको, दो सदिश समांतर कब होंगे, इसको मैं नोट करके लिख देता हूं यहां पर, नोट। ए पैरेलल होगा बी के, पैरेलल मतलब समांतर, ए के दिशा में बी, ये ए है ये बी है, कब होंगे, यदि ए को लिखा गया x1 i कैप, y1 j कैप, और इसको लिखा गया x2 i कैप, y2 j कैप, मतलब k भी होगा, मान लो k भी है। तो यदि x1 बटा y1 का मान x2 बटा y2 के मान के बराबर हो गया, देन a इज पैरेलल टू b। ठीक है, यदि a सदिश और b सदिश समांतर है, पैरेलल है, तो वो कैसे पता करेंगे उसका, इनका अनुपात अगर बराबर हो गया तो वो समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। सही है, ये नोट करके लिख लेना। ठीक है जी, चलिए अब दूसरे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे, दूसरा गुणन के नियम की तरफ बढ़ेंगे, और वो है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब सदिश गुणन। ठीक है, अब ये क्या है देखते हैं। देखिए, यदि फिर से दो ए सदिश बी सदिश, इसके मध्य कोण थीटा है, तो यदि ए को बी के साथ गुणा करो और इस प्रकार करो, मैंने कहा था ना कि इस तरह लिखोगे तो क्रॉस बोलेंगे, डॉट लिखोगे तो डॉट बोलेंगे, और उन दोनों का मतलब अलग अलग होगा। तो इसका मान होता है मॉड ए मॉड बी, उधर कॉस थीटा था, इसमें साइन थीटा होगा, लेकिन ये दोनों में कोई दिशा नहीं होगी, तो एक दिशा भी रखेंगे जिसको एन कैप बोलेंगे, एन कैप। ठीक है, अब ये एन कैप क्या होता है भाई साहब, तो एन कैप होता है एक इकाई सदिश। ठीक, इकाई सदिश कैप है, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत, किसके, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी, एंड प्लेन, जिस प्लेन में ये दोनों लाई कर रहे हैं, जिस तल में दोनों सदिश हैं उस तल के लंबवत होगा। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर ए एंड बी प्लेन। अब इस लाइन का मतलब मैं समझाता हूं, और इसको दिशा कैसे देखते हैं, डायरेक्शन
ऑफ एन कैप इज बाई राइट हैंड थंब रूल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दाहिने हाथ की उंगलियां और अंगूठा इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या नियम है ये, इसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए, ए का अगर बी से क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो ए के दिशा में आप उंगली को रखो और बी के दिशा में ऐसे मोड़ दो, जिधर से कोण दिया जाए ना उधर मोड़ दो। ऐसे कोण है, इधर मोड़े तो अंगूठा जिधर आएगा वो दिशा क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट का दिशा होगा या एन कैप का दिशा होगा। ठीक है ना? तो मैं कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको। जैसे ऐसे, यह है बी वेक्टर, यह है ए वेक्टर, ठीक है, और कोण है यहाँ पे थीटा। तो मैं अगर बोलूं बी क्रॉस ए तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, नो डाउट इसका उत्तर आप लिखेंगे मॉड बी मॉड ए साइन थीटा, लेकिन एन कैप की दिशा किधर होगी? एन कैप की दिशा किधर होगी? तो बी के दिशा में जाओ, ए के दिशा में मोड़ दो, क्योंकि बी पहले है ए बाद में है, तो बी ए, तो वो किधर आ गया? अंदर की ओर। ये किधर आ रहा है? बाहर की ओर। तो अंदर और बाहर दिखाने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए ये तीर है, ऐसे इस तरह से तीर है, ठीक है। तो अगर ये तीर आपके तरफ आए तो आपको क्या दिखाई देगा? सिर्फ इसका ये मुंडी दिखाई देगा, डॉट, ऐसे ऐसे। तो अगर आपके तरफ आए तो उसको कैसे दिखेंगे? डॉट से। तो डॉट का मतलब हो गया आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन मतलब इस तल के बाहर, तल के बाहर। अब अगर यही तीर अंदर जा रहा हो, अंदर, तो आपको क्या दिखेगा? केवल इसके पीछे वाला हिस्सा दिखेगा। तो पीछे वाला हिस्सा कैसा दिखाई देता है? इस तरह से दिखाई देता है, ऐसे। तो इसको क्या बोलोगे? इनटू द प्लेन। तो इनटू द प्लेन मतलब अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर, अंदर, और ये बाहर। समझ में आ रहा है? तो देखिए, इसको अगर आपको दिखाना है बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए किधर आएगा? एन कैप की दिशा किधर होगी? अंदर। तो अंदर को कैसे दिखाओगे? ऐसे। इसमें एन कैप की दिशा किधर होगी? देखना जरा, एन कैप की दिशा इसमें है, तो ए को बी से क्रॉस करो तो बाहर की ओर। तो बाहर को कैसे दिखाते हैं? डॉट, इसमें। क्लियर है? ये केवल इसमें आ रहा है, ऊपर की ओर। आया समझ में? तो अगर ऐसी बात है तब तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ में आई। नंबर 1, प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। कैसी बात? यदि ए बी के समांतर हो, पैरेलल हो, ठीक है ना, पैरेलल, तो थीटा का मान 0 हो गया, या पाई 0 या पाई हो गया। तो 0 और पाई में साइन का मान क्या होता है? साइन 0 0, साइन पाई वो भी 0। तो आप क्या कह सकते हैं? ए क्रॉस बी का मान 0 होगा। कब होगा? जब ए बी के ही दिशा में होगी, ठीक है। तो ए और बी दोनों एक ही दिशा में है, या एग्जैक्टली ऑपोजिट हो, ए इधर
और बी इधर, इस प्रकार हो, तो इसमें पाई हो गया, इसमें 0 हो गया, तो दोनों में 0 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, और अधिकतम कब होगा? जब दोनों आपस में लंबवत होंगे, क्योंकि साइन थीटा का मान मैक्सिमम कब होगा? जब 90 डिग्री होगी। सही है, तो इसका मतलब I को अगर क्रॉस करोगे I से तो वो 0 होगा, J को क्रॉस करोगे J से तो वो भी 0 होगा, K को क्रॉस करोगे K से तो वो भी 0 होगा। ये दूसरा, लेकिन I को J से क्रॉस करेंगे तो वो तो अधिकतम होगा। I को J से करोगे तो 1 1 साइन 90 भी 1, लेकिन एक n कैप आ जाएगा, इसका मतलब वो भी एक यूनिट वेक्टर होगा। I को J से क्रॉस करोगे तो वो एक यूनिट वेक्टर देगा, किस दिशा में देगा? तो चलो J देख लेते हैं इस चीज को ऐसे। ठीक है, तो ये है I, ये है J और ये है K। तो जब आप I को J से करो क्रॉस तो I क्रॉस J, K आ गया बाहर की ओर, देख रहे हो ये K की ओर, तो I को J से क्रॉस करो तो क्या उत्तर आ गया? K। अब अगर J को K से करो तो J को K से करो तो वो क्या आ गया? I। J को K से क्रॉस करो तो वो आ गया I। तो इस तरह करने से अच्छा मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट सुन लो क्या है। इस दिशा में आप घूमेंगे, घड़ी के दिशा में घूमेंगे आप इस तरह से। ठीक है, तो I इधर J और इधर K। तो देखो I से J इस दिशा में जाओगे तो प्लस K आएगा, तो इस दिशा को प्लस मान लिया मैंने। विपरीत दिशा में जाओगे, J को K से करोगे तो माइनस I लिखोगे। इस दिशा के विपरीत में घूमोगे तो माइनस। तो इस सवाल का जवाब दो। I को क्रॉस करो K से तो इसका क्या उत्तर होगा? आप ऐसे आएंगे ना, तो I को K करोगे तो J आएगा, पहले तो उत्तर J लिख दिया। अब प्लस या माइनस, देखो इस दिशा में प्लस होता है तो इस दिशा में माइनस होगा, तो ये माइनस हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो A को B के साथ अगर क्रॉस करें कंपोनेंट वाइज तो वो कैसे लिखते हैं? मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दे रहा हूँ, फिर मैं समझाता हूँ ये क्या है। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, ये अभी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगा पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे A का मान रख दो, यहाँ पे B का मान रख दो। ठीक है, और ये I J K हो गया। तो देखो जब आप पहला करोगे तो इस घेरे को छेक दोगे। ठीक है, इसको आपने ढक दिया, इसको ढक दिया, तो इसको ढको, तो इसको ढक दो, तो क्या दिख रहा है? ये 4 दिख रहे हैं। तो इसका जो क्रॉस है उसको मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बताओ? ये आएगा AY को गुणा करो BZ से, फिर एक माइनस का नियम, ये नियम है, माइनस लगाना पड़ेगा, फिर इन दोनों को गुणा करो BY AZ, और इस किसके ऊपर कर रहे हो? I पे, तो इसको I कैप लिख देंगे। ठीक है, फिर ये वाली बारी, इसको और इसको पूरे को ढक दो, ऐसे और ऐसे ढक दो। ठीक है, ऐसे ढकने के बाद क्या आएगा? फिर आप क्या करो, इस तरह से देखो, इधर से मत देखो। एक काम करता हूँ, इसको मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, पहले इतना आप लिख लीजिए फिर हम बात करते हैं। तो इसको रहने दो, अभी यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, मैं आपको फिर से वहाँ बताता हूँ। इसको आप लिख लीजिए, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्या है ये क्रॉस प्रोडक्ट का नियम। कि किसी भी दो सदिश के मध्य कोण थीटा है तो A क्रॉस B होगा मॉड A मॉड B साइन थीटा n कैप। और n कैप की दिशा कैसे देखते हैं? A को B से क्रॉस करो तो A से B की तरफ कर्ल करोगे, जिधर अंगूठा आएगा वो n कैप होगा, और वो हमेशा दोनों के परपेंडिकुलर होगा, दोनों के तल के लंबवत होगा। अगर ये XY में है तो उसका उत्तर Z में होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि A क्रॉस B और B क्रॉस A अलग अलग आ रहा है। देखो जरा, ये A क्रॉस B में ये आ रहा है डॉट, और B क्रॉस A में क्रॉस आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? A क्रॉस B का मान माइनस B क्रॉस A होता है।
ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। अगर ये बराबर है इसका मतलब 0 है, तभी बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद यदि a क्रॉस b, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो a क्रॉस b का मान 0 होगा। तो अगर दो सदिश एक ही दिशा में होंगे या विपरीत दिशा में होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मान 0 होगा। ठीक है, उसका दूसरा नियम क्या बताया, आई आई जे जे के के को क्रॉस करोगे तो वो 0 होगा, क्योंकि उनके मध्य कोण 0 डिग्री है। तो मैंने बताया कि इस दिशा में घूमोगे तो वो प्लस का मान आएगा, विपरीत दिशा में घूम के जाओगे तो माइनस का मान आएगा। ठीक है, अब इसी को मैं आगे बताने वाला हूँ, पहले इसको आप लिख लीजिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर घटक में दिया गया है, जैसे घटकों का पद दिया है कंपोनेंट फॉर्म में, अगर सदिश है, जैसे ए सदिश ए एक्स आई कैप बी ए वाई जे कैप ए जेड के कैप है, ये बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप है, अगर इस तरह दिया है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट का नियम क्या होगा। जैसे मैंने वहाँ बताया डॉट प्रोडक्ट का नियम कि एक्स वाला आई आई के साथ होगा, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, काम खत्म। पर यहाँ नियम बिल्कुल टेढ़ा है, बहुत ही बारीकी से समझना है, क्योंकि बताया था आई को जे से करोगे तो के होगा, के को जे से करोगे तो आई होगा, उल्टे में जाओगे तो माइनस होगा, है ना। तो इसका नियम जरा समझ लो कैसे बनता है, मैं फिर से आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, पहले आई वाली बात है, तो पहले आई वाली बात है तो आई को यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। अभी आप देखो आई वाली बात है, तो आई वाला जो लाइन है और जे वाला जो लाइन है उसको ढक लो। ठीक है ना, ये सब आप गणित में सीखने वाले हैं फिर से। तो ये वाला जो भी लाइन है, ये लाइन और ये वाला लाइन को ढक दो, तो क्या दिखा, ये दोनों दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, ये दो दिख रहे हैं। तो नियम कहता है कि इसको इससे गुणा करो, तो ए वाई बी जेड, फिर एक माइनस का साइन, तो ये नियम है इसका, ये गुणधर्म है, इसको इससे गुणा कर दो। ठीक है ना, तो ए जेड बी वाई, आ रहा समझ, ए वाई को बी जेड से और ए जेड को बी वाई से, ए जेड को बी वाई से। ठीक है, और क्योंकि ये आई के नियम में चल रहा था तो ये आई होगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है इसलिए आई जे के होगा, लेकिन डॉट में नहीं होगा, ध्यान रखना। अब इसको ढको, तो ये वाले ढक दिए, ये वाला ढक दिए, ऐसा ढक दिए, तो 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है। इस बार इसका नियम है कि आपको यहाँ से करना होगा, ठीक है ना, ऐसे करना होगा, ना कि ऐसे शुरू करना है। तो शुरू करो ऐसे, तो प्लस इसको इससे करो ए जेड बी एक्स, फिर माइनस का साइन, फिर ये इसके साथ ए एक्स बी जेड, ऐसे। ठीक है, और फिर यहाँ क्या लगा दोगे, जे कैप। अब के की बारी, इसको ढक दो, यहाँ अपना ऐसे ही चलेगा, ये इसके साथ ए एक्स बी वाई, और इसके साथ के लिए पहले माइनस लगा दो, इन दोनों को कर लो, तो ए वाई बी एक्स, और ये किसके साथ लगेगा, के कैप के साथ, तो ए क्रॉस बी ये हो गया। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया आपको, ठीक है ना, यहाँ दे दिया। तो इसके लिए मैं आपको ए क्रॉस बी ना लिख के मैं क्या करता हूँ, इसको बदल देता हूँ, इसको मैं बदल देता हूँ और मैं लिख देता हूँ इसको आर सदिश और एफ सदिश। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बल आघूर्ण ज्ञात करें। अब ये बल आघूर्ण को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, टॉर्क। अब टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क का मतलब होता है कि बल लगाने के कारण अगर कोई वस्तु घूमने लगे तो उस घूमने वाला जो नियम है बल का, उसको बोलते हैं बल आघूर्ण। तो बल लगने से अगर कोई घूर्णन गति में आ जाए तो वो टॉर्क कहलाएगा। सही है, तो आर क्रॉस एफ इसका मान होता है, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है, आर क्रॉस एफ ये होता है टॉर्क। ठीक है ना, इसको लिख लेना। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो देखते जाइए क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले आई लगाना है, फिर यहाँ जे लगाना है, फिर यहाँ के लगाना है। ठीक है, और यहाँ आपको लिखना है आर क्रॉस एफ ये। ठीक है, अब ऐसे करके लाइन बना दो इस तरह से, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट।
सब कुछ आप गणित में फिर से सीखने वाले हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। तो जो यहाँ सदिश दिखेगा उसका आई जे के पहले लिखोगे, जो पहले दिखेगा। तो पहले क्या दिखा है, तो 2 फिर 1 फिर -1 फिर 3 फिर 1 + 6, ये है, ठीक है ना। तो R क्रॉस F लिखो इस नियम से। तो मैंने क्या बोला था, इसको ढक दो और इनको गुना करो पहले। तो 6 और गुना 1 6 माइनस एक माइनस इसके साथ है, क्योंकि इनको गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा, और पूरे में क्या लग गया आई कैप प्लस। अब इसको ढक दो और इधर ना जाके इधर पहले करो, है ना। पहले ये लिखा हुआ है AZ BX, तो इसको इससे पहले गुणा कर लो। तो ये क्या बना 3 गुना -1, तो -3, ठीक है। फिर एक माइनस इसके सूत्र में ही है, तो माइनस लगा दो। इसको कर रहे थे तो ये गुणा हो गया। अब इसकी बारी, तो 6 दूना 12, और ये लगेगा जे के साथ, फिर प्लस। अब के वाला ढक दो, के वाला पूरा ढक दो ऐसे। इन दोनों को गुणा करो पहले, तो 2 गुना 1 2 माइनस 3 गुना 1 3 के। तो क्या सूत्र आया देखो, सूत्र नहीं फाइनल आंसर। तो 6 + 1 7 आई कैप। ये कितना हो गया 12 3 15 जे कैप। ये क्या हो गया 3 में से 2 -1 के कैप। तो ये है आपका टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क कैसा है, टॉर्क कैसी राशि है, सदिश राशि है ना। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। रागुण कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो ये हो गई बात। अब मैंने यहाँ कुछ नियम लिखा है, इस नियम को बस लिख लो, मैं आपको समझा देता हूँ। गुणधर्म, दो सदिशों का सदिश गुणन हमेशा उनके तल के लंबवत होता है, और एन कैप यानी कि A क्रॉस B की दिशा राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं, ठीक है ना। यही सिखाया मैंने आपको। A को B से क्रॉस करो, A को B के तरफ घुमाओ, दाहिने हाथ से करना है, अंगूठा जिधर आएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा होगी, ठीक है। अब A क्रॉस B क्रम विनिमय गुणधर्म नहीं होता, उसका नहीं होता, ये मतलब कम्यूटेटिव नहीं होता। ये मैंने क्या सिखाया था यहाँ पे, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, मतलब अर्थात A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होता है, तो क्या होता है, माइनस होता है ना। बल्कि A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A होता है। लेकिन A डॉट B और B डॉट A दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन उनका जो परिमाण है वो समान होगा, बिल्कुल, ठीक है ना। मॉड बराबर होगा, कितना होगा वो, AB sin थीटा होगा। ये नियम लिख, समझ में आया। अगला नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम, जैसे A डॉट B प्रोजेक्शन देता है, प्रक्षेप देता है एक सदिश दूसरे सदिश की ओर, उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, वो देता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब समचतुर्भुज की जो क्षेत्रफल होगी वो इससे निकल के आएगा। तो समचतुर्भुज यहाँ कहाँ आया, कैसे बन रहा है, तो देखो कैसे बनता है। अगर मैंने इस तरह से लिया है, A क्रॉस B है, ठीक है, तो A और B इस तरह से दो सदिश हैं, है ना। यहाँ A है, यहाँ B है, और इसके मध्य कोण थीटा है। तो इसको एक समचतुर्भुज में बना लो, ऐसे ऐसे बन गया ये। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, अगर इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। मतलब ये आ गया A क्रॉस B, मान लीजिए
तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, परिमाण कैसे निकालते हैं? रूट के अंदर 7 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वही हो गया उसका क्षेत्रफल। अच्छा जी, ठीक है। अब अगर मैं जानना चाहता हूं कि ये त्रिभुज का, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, इतने दूर का क्षेत्रफल अगर पूछता मैं, इतने दूर का, तो क्या करोगे? इस पूरे का आधा है ये, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का एरिया कैसे निकालोगे आप? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल त्रिभुज का, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। अब ये त्रिभुज कैसे बन रहा है? तो दो भुजाएं तो उनकी सदिश की होगी और तीसरा उसको जोड़ता हुआ, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? a क्रॉस b का आधा। क्यों? क्योंकि पूरे पैरेललोग्राम का आधा क्षेत्रफल होगा, यानी कि समचतुर्भुज का आधा क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो a क्रॉस b और b क्रॉस a का आधा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। आया समझ में? तो यही है थ्योरी, बस इतना ही है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा फिजिक्स में आपको और ज़्यादा ज्ञान होगा, और गणित में आप 12वीं कक्षा में सीखेंगे बहुत ही ज़्यादा गहराई में क्रॉस और डॉट, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, इनको आप लिख लीजिए, फिर चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है वेक्टर वाला, ठीक है। चलिए, तो मैं 2 सवाल ले रहा हूँ। इसमें पहला सवाल यह है कि एक समचतुर्भुज की 2 भुजाएं इस प्रकार दी गई है, ठीक है। तो आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो चलो कैसे करें इसको पता करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि ऐसा है कुछ, तो समचतुर्भुज है तो ये दोनों समान ही होंगे। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये a सदिश है और ये b सदिश है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? बोलो, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा a क्रॉस b, यही होगा इसका क्षेत्रफल, है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, सही है। कैसे लिखेंगे? ये वाला नियम लगाओगे आप, डिटरमिनेंट मेथड। तो देखिए, a पहले लिखना है, a कहाँ गया? a यहाँ है, इसका i नहीं है कुछ, तो 0 हो गया। b का i क्या है? 1। देखो यहाँ कहीं नहीं लिखा था कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, आपको यही याद रखना पड़ेगा कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणन लगाना हो तो वो वहाँ लगेगा जहाँ पे या तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखा हो या एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा हो, उसका आधा हो जाएगा, है ना। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आधा हो जाएगा। अब जे में यहाँ क्या है? 1 और इसका क्या है? 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। के में क्या है? 3 और इसका क्या है? -1, ठीक है, ऐसे। गुड। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे जल्दी फटाफट बताओ। पहले इसको और इसको छेक लो, इसको घेर दिया मैंने, यहाँ से घेर दिया। अब इन दोनों को गुना करना है, तो 1 को -1 से गुना किए तो -1 हो गया। फिर इन दोनों को गुना करें लेकिन एक माइनस लगा के, तो 2 3 2 6, और यहाँ क्या लगाओगे? i। अब j को ढक दो लेकिन इसको पहले गुना करो, तो 1 को 3 से गुना किए तो क्या आ गया? 3। 1 को 3 से गुना किया 3, 0 को इससे किए तो 0, तो 0 हो गया वो, तो ये j कैप हो गया। प्लस अब k वाला ढक दो ऐसे, है ना, आ रहा है समझ? इसको ढक दिए, इनको ढक दिए, तो ये दोनों दिख रहा है, तो पहले इसको गुना करो, 0 हो गया। फिर इसको, तो पहले तो 0 हो गया, फिर माइनस, इन दोनों को गुना करो, 1 को 1 से गुना करो तो 1 आ गया, और ये क्या हो गया? k कैप। तो उत्तर क्या है देखिए ध्यान से, -7 i कैप प्लस 3 j कैप -1 k कैप। लेकिन इसका आपको मान ज्ञात करना है, तो इसका परिमाण कैसे निकालोगे? तो परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड a क्रॉस b, ठीक है। क्या होगा वो? इसके रूट के अंदर 7 का वर्ग करो तो 49, ठीक है। 3 का करोगे तो 9, और इसका करोगे तो 1। आया समझ में?
इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग, सही है। तो ये कितना हो गया 50, 59 हो गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, देखो कभी कभी यहाँ पे आपको यूनिट नहीं लिखा रहेगा तो आप इसको यूनिट लिखकर स्क्वायर कर देना। ठीक है, यूनिट स्क्वायर मतलब जो भी हो सेंटीमीटर मीटर अपना वर्ग हो जाएगा। ये आया समझ में। अब दूसरा सवाल देख लो यहीं पर ही। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि यदि दो सदिश इस प्रकार दिए गए हैं तो आप एक ऐसा सदिश ज्ञात करें जो इन दोनों के लंबवत हो और वो इकाई सदिश हो। ठीक है ना, मतलब आपको यूनिट वेक्टर फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर को ऐसे दिखाते हैं, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ए और बी दोनों के लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले इन दोनों के लंबवत कैसे निकालोगे? तो याद करो क्या बताया था मैंने, ए को बी से क्रॉस करोगे तो एक परपेंडिकुलर वेक्टर ही निकल के आता है ना। परपेंडिकुलर वेक्टर ए को बी से क्रॉस करो तो सी क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। तो मैं मान लेता हूं कि माना लेट सी, तो सी को मैंने मान लिया ए क्रॉस बी, ये मान लिया। तो ए क्रॉस बी जो भी है वो सी इन दोनों के लंबवत है। मैंने आपको लास्ट में बताया था कभी भी दो को अगर आप सदिश की गुणन लगाओ तो वो इन दोनों के लंबवत आता है। तो चलो लंबवत तो सदिश आ गया, लेकिन वो यूनिट वेक्टर नहीं है, फिर आप उसका यूनिट वेक्टर लेना होगा आपको। तो इसमें देख रहे हो समझ में कैसे आता है, अप्रोच कैसे बढ़ाते हो। इसमें थोड़ी लिखा था कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, आप खुद से समझना पड़ेगा कि डॉट करें कि क्रॉस करें, गुना करें कि नहीं करें। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आप इसको गुणा कीजिए। यहाँ तो फिर भी समझ आ रहा है कि क्षेत्रफल निकालना है तो गुणा करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा था। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, इस थ्योरी से करते हैं कि कोई भी सदिश अगर इन दोनों का क्रॉस करते हो तो वो सदिश इन दोनों के लंबवत आता है ना। दो सदिश को अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करें, क्रॉस प्रोडक्ट समझ रहे हो ना, सदिश गुणन करें तो उसका जो उत्तर आता है वो दोनों ही सदिश के लंबवत होता है। तो यहीं से मेरा आंसर आया, मतलब कंसेप्ट डेवलप हुआ। ठीक है, तो सी वेक्टर कैसे लिखोगे? तो सी वेक्टर को लिखना पड़ेगा इस तरीके से, I 2 6, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, फिर यहाँ J 2 है और यहाँ -3 है, फिर K -1 और +2 ऐसे। ठीक है, अब चलो क्रॉस लेते हैं। तो इन दोनों को ढक दो पहले, तो इसको इसे गुना करो तो 4, इसको इसे गुना करो तो ये तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा एक, तो 3 हो गया ये, और यहाँ पर आई कैप प्लस, इसको ढक दो, इसको गुना करो तो -6 -4 जे कैप। ठीक है, अब के को ढक दो ऐसे, इसको और इसको ढक दो। तो इन दोनों को पहले करना होता है ना, इन दोनों को पहले करो। तो ये करोगे तो क्या हो गया -6, फिर इसको करो -12, तो 4 में से 3 गया 1, 6 4 10, 12 और 6 18, ये हो गया सी सदिश। लेकिन आपको इस इकाई सदिश बनाना है, तो इकाई सदिश क्या होगा, सी कैप बराबर सी भाग मॉड सी, ये होगा। तो सी तो है ही, इसके मॉड सी से इसको भाग दे देना है। तो मॉड कैसे निकालोगे? मॉड निकालने के लिए 1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इससे कर देना है भाग। ठीक है, बस यही इसका उत्तर हो जाएगा। और ऊपर क्या लिखोगे, 1 आई कैप -10 जे कैप -18 के कैप। ठीक है, इसको आप गुणा करें, देखिए क्या आता है, 1 10 18, इसको करो गुणा करो, क्या आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा
5√70, ठीक है, और ऊपर आएगा i कैप माइनस 10j कैप माइनस 18k कैप, ये हो गया इसका उत्तर, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, समझ गए होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो यहाँ इस चैप्टर को विराम करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, और मुझे ऐसा बिल्कुल उम्मीद है आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। मैं फिर से एक पॉइंट को समझाना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये चैप्टर एक कंसेप्ट है, ये पूरा आने वाले फिजिक्स में हर जगह इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि सदिश क्या कहते हैं, सदिश इसमें से कौन कौन से हैं, मैं उसको पहले बता देता हूँ। इसको कॉपी कर लो, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, कॉपी कर लो। हाँ देखो, तो मैं इन पॉइंट्स को बता देता हूँ कि अभी शायद इस चैप्टर में आपको कुछ परेशानी हो सकती है। वो एक नंबर 1 साम्यावस्था, साम्यावस्था इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होता है, नेट फोर्स 0, जितने भी बल लग रहे हैं उनका योग 0 होगा। सारे बलों को जोड़ दो, वेक्टर को F1, F2, F3 इन सभी को जोड़ दो, जितने भी होंगे सबको मिला के 0 कर दो, तो वो साम्यावस्था हो गया, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम बोलते हैं उसको। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि कुछ कुछ राशियां होंगी यहाँ पे जिनको सदिश आपको समझना है। वो कौन कौन सा है, जैसे फोर्स है ना, बल, त्वरण, वेग, संवेग, ठीक है, बलाघूर्ण, ठीक है ना, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, ये सारे जो हैं वो क्या है, सदिश है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैंने A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, वहाँ वहाँ ये सारी चीज़ें लिखी मिल सकती हैं आपको, जबकि इसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हो आगे। लेकिन मान लो कुछ सवाल आप कर रहे हो और आपको समझ ना आए, उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए फिर चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आपको प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइजेस करने हैं, DPPs करनी है, और तभी इस चैप्टर का ग्रिप बनेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक थैंक यू। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।